मोर देन आई थिंक नंबर ऑफ आवर्स, क्वालिटी ऑफ जो आप पढ़ रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी जैसी तैयारी में कई बार आप घर पर बैठकर नहीं कर सकते हो, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होता है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के लोग हमेशा टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी में। तो आई थिंक अपने इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें रखनी चाहिए 11th-12th में भी। यूपीएससी जिसे करने का सपना हर किसी का होता है। इस बार 2021 के जो नतीजे आए हैं उसमें श्रुति शर्मा ने रैंक 1 हासिल किया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। पहली बात तो श्रुति, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, आपने रैंक 1 हासिल किया। थैंक यू, शुक्रिया। तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि जब भी हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो कई लोगों के मन में सवाल होता है, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई सबसे पहले तो इसके लिए? स्ट्रैटेजी आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी जर्नी का। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मटेरियल को सिफ्ट करना, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा आजकल अवेलेबल है यूपीएससी में, चाहे डिजिटल हो चाहे मार्केट में अवेलेबल हो। तो आई थिंक मैं एक तो बेसिक बुक्स पे काफ़ी स्टिक करती थी, एनसीईआरटीज़ को देखती थी, और उसके अलावा जो भी मटेरियल है मैं अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करती थी, और एक किसी स्पेसिफिक सोर्स, एक टॉपिक के लिए एक सोर्स को चूज़ करती थी, और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स होते थे उसके खुद के नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर्स वगैरह को यूज़ करके। तो बाद में एक मेरे पास एक कंसोलिडेटेड मटीरियल होता था जिसको मैं रिवाइज़ कर सकती थी आराम से, और फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकती थी। ये कहा जाता है श्रुति कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए ना कम से कम 18 से 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो क्या आपने भी यही फॉलो किया था? आई थिंक ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सस्टेन तरीके से आप 20 घंटे आप हर रोज़ पढ़ो। कई बार ऐसा होता था कि एग्ज़ाम से बहुत पास जब बहुत सारी आपका प्रेशर होता है और सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो वो कई बार घंटे काफ़ी एक्सटेंड हो जाते हैं, कई बार 18 घंटे भी हो जाते हैं, पर वो सस्टेन लेवल पर नहीं हो सकता। तो एनीथिंग अराउंड आई थिंक अराउंड 6 आवर्स तो मिनिमम आई थिंक थोड़ा करना ही पड़ता है, पर कि उस समय आप फोकस्ड तरीके से पढ़ रहे हो। तो ये कहा जाता है, अभी जैसे आपने देखा कि इस बार 3 लड़कियां टॉप में रहीं, तो आगे क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि लड़कियां नहीं होती हैं फील्ड में, लेकिन इस बार तीनों लड़कियों ने टॉप किया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार टॉप 3 लड़कियाँ हुई हैं, और आई थिंक रीज़न ये कई बार नहीं हो पाता है, और अभी तक हिस्टोरिकली बहुत सारे एरियाज़ में लड़कियाँ नहीं आ पाई हैं, इज़ बिकॉज़ वो बाहर निकलने का, घर से बाहर निकलने का, चीज़ें परस्यू करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। क्योंकि यूपीएससी जैसी तैयारी में कई बार आप घर पर बैठकर नहीं कर सकते हो, थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होता है, दिल्ली आना पड़ता है, अपने अपने गाँव से बाहर निकलना पड़ता है। तो जैसे जैसे लड़कियों को वो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, तो धीरे धीरे हम नाम उनका हर जगह देख रहे हैं। अच्छा श्रुति, कि यूपीएससी के जो इंटरव्यू होता है, जो फाइनल इंटरव्यू होता है, उसे लेके ना मतलब बहुत ज़्यादा मिथ है, मैंने भी सुना है कि वहाँ पे ना इस तरीके से सवाल होते हैं कि आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, इसे देख के बताओ, बिना देखे बताओ। क्या वाकई में इस तरीके का सवाल होता है? मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं होता। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऐसे कई बार व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर वायरल वीडियोज़ हो जाती हैं कि ये यूपीएससी के इस साल में पूछा गया था, तो उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। दूसरी एक चीज़ है कि जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, कई बार सोचते हैं वो ही एक्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, तो वो भी नहीं होते हैं। कई बार नेचर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी वेरीड भी होता है। तो वो आपके बैकग्राउंड से लेकर और आपका हॉबीज़ या फिर जनरल अवेयरनेस, काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आई थिंक वो वाली चीज़ें तो नहीं होती है इतनी ज़्यादा जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा श्रुति, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो आपसे किस तरीके के सवाल किए गए थे जो अभी आपको याद हों, जो आने वाले टाइम पे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? आई थिंक इसमें भी वेरिएशन होता है, क्योंकि मैं जैसे जब गई थी और मेरे कई दोस्त भी जिन्होंने इंटरव्यू किया था, तो वो कई बार काफ़ी डिफ़र कर जाता है। कई बार डैफ बेस्ड होता है, जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी पर बेस्ड होता है, कई बार बिल्कुल उससे बाहर होता है, सिर्फ करंट अफेयर्स पर होता है। तो मेरा पर्सनली मैं थोड़ी नाखुश थी इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा और कॉन्वर्सेशनल अगर हो पाता, अगर ज़्यादा किसी ओपिनियन बेस्ड पर बात हो पाती तो शायद बेहतर होता। मेरा थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड मुझे लगा था क्वेश्चन, जो हिस्ट्री पर काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मुझे हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक तो जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि डू यू थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, लिच्छवीज़ और मौर्याज़ के बारे में,
फिर मुझे एक कंटिन्यूस वॉयज रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वॉर, फिर लॉर्ड मेयो का असैसिनेशन, एक 1812 के वॉर के बारे में, तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। उसके अलावा गवर्नेंस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर पूछे गए थे। मेरा स्कूल जो है सरदार पटेल विद्यालय, मेरी हॉबीज़, तो ऐसा काफ़ी वेरीड सा एक था पूरा इंटरव्यू। तो ये भी कहा जाता है कि जैसे यूपीएससी हम क्लियर करते हैं और आपने जैसे कहा कि आपने हिस्ट्री लिया, लेकिन सेंट स्टीफन और जेएनयू से अलग अलग पढ़ाई हुई, तो हिस्ट्री को लेने के पीछे मतलब क्या था? हिस्ट्री हमेशा से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था स्कूल से ही। तो सरदार पटेल विद्यालय में मेरी टीचर्स जो थी, जयश्री मैम, और पॉलिटिकल साइंस भी मीनाक्षी मैम पढ़ाती थी, तो मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था सोशल साइंसेज में, हिस्ट्री स्पेसिफिकली। तो इस वजह से मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री चुना था। उसके पीछे सिविल सर्विसेज उस समय नहीं था कि कई लोग इसलिए लेते हैं, पर मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट था हिस्ट्री पढ़ने में। उसके बाद फिर मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हिस्ट्री चुना वो इसलिए था क्योंकि मेरी फेमिलियरिटी भी थी सब्जेक्ट से, अवेयरनेस थी सिलेबस की भी, मैं पढ़ भी चुकी थी और इंटरेस्ट था। तो आई थिंक इंटरेस्ट एक बहुत मेजर फैक्टर होना चाहिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि इतना स्कोरिंग नहीं होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, पर मतलब इट वर्कड आउट फॉर मी, सो आई एम हैप्पी। तो ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे हम तैयारियां करें, वक्त निकालें, तो आप जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें किस तरीके के सब्जेक्ट चुनने चाहिए जो उनका हेल्प हो सके? लोग कहते हैं कि सोशल साइंसेज 11th-12th में कई बार हेल्प करती है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड आपको हेल्प करता है। वो बस इसलिए कहते हैं क्योंकि कई बार बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं जो सिलेबस में होते हैं, जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में 1 2 3 पेपर्स में होते हैं, वो आपको 11th-12th की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो जोग्राफ़ी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो ये वाली आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि शायद हेल्प करता है आर्ट्स का सब्जेक्ट, पर ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के लोग हमेशा टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी में। तो आई थिंक अपने इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें रखनी चाहिए 11th-12th में भी, और उसके आगे भी। लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेकर भी निकालते हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेकर भी निकालते हैं, तो पर्सन टू पर्सन और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। श्रुति, ये कहा जाता है कि जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे पास बहुत सीमित साधन होते हैं और उन साधनों के बीच तैयारी करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कोई रास्ते या ऐसी कोई कोचिंग जिसे आप प्रेफर करना चाहें जिससे उन बच्चों की हेल्प हो सके, उन्हें जल्दी से जल्दी वो साधन मिल सकें और उनकी हेल्प हो कि वो क्रैक कर सकें, तो ऐसा कुछ? हाँ, और मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि कोचिंग एक तरह से, मतलब जिस तरह से कोचिंग सारी इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी नेसेसरीली इतनी ज़रूरत नहीं है। आप सीमित संसाधनों के साथ भी इफ़ेक्टिव गाइडेंस के साथ, तो गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रैटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रादर देन कोचिंग में जाना, और वो काफ़ी हैवी फीस आपको कई बार देनी पड़ती है। तो आई थिंक काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। इनफैक्ट मैं खुद जामिया में रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में थी, जहाँ गवर्नमेंट फंडेड वो है, तो उसको एक एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आप वहाँ पर माइनॉरिटीज़, विमेन के लिए और मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर वो कोचिंग मिलती है। तो ऐसे और भी आई थिंक क्रॉप अप कर रहे हैं अलग अलग जगह, तो ऐसे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने को मिल सकते हैं। आपने यूपीएससी के लिए किस स्ट्रैटेजी को अपनाया था कि मतलब आपने सेकंड अटेम्प्ट में इसे क्लियर किया? आई थिंक मेरा स्ट्रैटेजी वही था जो बेसिक लोगों का होता है कि लिमिटेड सोर्सेज रखिए, नोट्स मैं खुद के बनाती थी, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आई थिंक क्योंकि मेरे अभी मैंने मार्क्स जब देखे हैं तो मेंस में अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे मेंस में, तो आई थिंक उसके पीछे आंसर राइटिंग मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि मैं आंसर्स लिखती थी। और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं, टेस्ट सीरीज़ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं और हमारी ग्रुप एक सेशन मतलब करते थे, आंसर राइटिंग सेक्शन, जिसमें हम 5 क्वेश्चन जैसे करें, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार लिख लेते थे, कई बार जो बाकी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं वो लिख लेते थे, और उसके बाद एक मॉडल आंसर बनाते थे जो कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, क्या एंड में होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल जैसे GS4 में कई बार एथिक्स में एग्जाम्पल्स से अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स का एक कलेक्शन बनाना, ऐसे के लिए कुछ कोट्स का कलेक्शन बनाना। तो हर पेपर के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी प्रीवियस ईयर पेपर्स और ऑप्शन और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो श्रुति, एक अभी जैसे आपने बताया कि आपने जामिया से इसके लिए कोचिंग ली थी, तो हालांकि जामिया को लेके भी कई सारे सवाल मन में उठते हैं कि वो एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम ही बच्चों को वहाँ प्रिविलेज मिलता है। तो जब आपने वहाँ 2 साल की पढ़ाई की
तो आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ वहाँ पे, या मतलब ऐसा कुछ होता है जो बच्चों के मन में धारणा है? क्योंकि जब जामिया में नाम आ जाता है तो कई बच्चे अपना एडमिशन विड्रॉल करा लेते हैं ये सोच के कि भाई जामिया है, मुस्लिम है, तो ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा आप प्री कंसीव नोशन किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अपनाना चाहिए। और मेरा बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है इवन आरसीए, क्योंकि मेरा एसोसिएशन रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के साथ था और ये माइनॉरिटीज़ और विमेन स्टूडेंट्स से डील करते हैं। तो माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ साथ जैन, बुद्धिस्ट, बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनको किया है और विमेन स्टूडेंट्स भी थी। तो आई थिंक मैंने पर्सनली ऐसा कुछ भी फेस नहीं किया। तो श्रुति, आखिरी सवाल, जो बच्चे अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, या तो उन्हें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, या जिनका इस बार नहीं आया तो क्या उन्हें आगे तैयारी करनी चाहिए, या उन्हें क्या रास्ते अपनाने चाहिए? आई थिंक ये क्वेश्चन हर कोई खुद ही आंसर कर सकता है कि तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर अगर जेन्युइनली तैयारी कंटिन्यू करनी है तो ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क में लोगों की कमी रहती है। लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और मैं लोगों को जानती हूँ, पर स्टिल वो सक्सेस कई बार नहीं मिल पाती है। तो वो एक कई बार वो सेल्फ वर्थ का भी कई बार इशू हो जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आई थिंक की भी काफ़ी ज़रूरत है। और रादर देन हताश होने से मुझे लगता है कि अगर प्रॉब्लम एरियाज़ हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, कई बार जैसे मुझे प्रीवियस ईयर आंसर राइटिंग में मैं अगर कहूँ तो प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स थे उनकी जो पर्सनली मुझे अच्छे लगते थे, मैं उनकी आंसर कॉपीज़ देखती थी कि शायद इनमें क्या अच्छा है जो मैं अपना सकती हूँ। तो हर किसी का नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो आपको खुद चेरी पिक करना है, बट हाउ टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आई थिंक आप उस पर काम कर सकते हो। और अगर आपके अटैम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, आपको लगता है कि कुछ और आपकी कॉलिंग है, तो आई थिंक वो भी एक बहुत ही वैलिड एक ऑप्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी में लगे रहें। देयर आर मैनी थिंग्स आई थिंक अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी ऑल्सो जहां आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशन के लिए। थैंक यू श्रुति, ललन टॉप के रंगरूट से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।